नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, कल के क्लास में हमने एससीईआरटी वर्ग 7 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान के अंतर्गत चौथे अध्याय मुगल साम्राज्य का अध्ययन किया था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमने देखा कि जब दिल्ली में सल्तनत काल में जो शासक कमज़ोर होते हैं उसका लाभ उठाकर बाबर का भारत में आक्रमण होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में वो पहली बार भारत में तोप का प्रयोग करते हैं और युद्ध की नई नई तकनीक के बल पर विजय हासिल करते हैं और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं शासन करते हैं और हुमायूं का शेर शाह सूरी, जो कि बिहार से संबंध रखते हैं, उनके बचपन का नाम फरीद था, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं और वो अपने आप को मुग़ल के विरुद्ध तैयार करते हैं और लगातार उनका हुमायूं से संघर्ष होता है और हुमायूं को वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर लगभग 5 वर्ष तक शेर शाह सूरी के नेतृत्व में शासन चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर सरहिंद के युद्ध में जो शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी होता है, हुमायूं का युद्ध उनसे होता है और हुमायूं की जीत होती है। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अकबर 1556 से लेकर 1576 तक लगातार भारत के विभिन्न भागों में अपना विजय अभियान चलाते हैं और मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान करते हैं। इस बीच सिर्फ महाराणा प्रताप ही है जो उनका डटकर मुकाबला करते हैं। चित्तौड़ का शासक महाराणा प्रताप जीवन भर अकबर का विरोध करता रहा। यद्यपि उनका भी दुर्गम किला चित्तौड़गढ़ का किला अकबर द्वारा जीत लिया जाता है और चित्तौड़ के बाद रणथंभौर को अकबर के द्वारा जीत लिया जाता है। इसके बाद अन्य अधिकांश राजपूत राज्य जैसे जैसलमेर, बीकानेर आदि ने स्वयं अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से मुगल साम्राज्य भारत में काफ़ी मजबूत हो गया अकबर के नेतृत्व में। और अकबर का जो सिपह सलाहकार था, जो उसका सहयोगी था, इसमें बैरम खां था, क्योंकि अकबर जब शासक बना था तो उसकी उम्र बहुत कम थी। अब आज का जो हम देखते हैं टॉपिक, पहले 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको देखते हैं और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी जानते हैं। मुगल राज्य के अमीर। अकबर जब बादशाह बना तो 51 बड़े अधिकारी या दरबारी थे जो अमीर कहलाते थे। इन्हीं लोगों के जिम्मे मुगल साम्राज्य का कामकाज था। इन्हीं अमीरों में अधिकांश तुरानी थे जो बाबर के साथ तुर्किस्तान से आए थे। इनमें कई बादशाह अकबर के रिश्तेदार भी थे। इनका पूरा समर्थन बादशाह को नहीं मिल रहा था। वे अपने को बादशाह के बराबर समझते थे। उनके पास अच्छी जागीर थी जिसका उपयोग वे स्वतंत्र तरीके से करते रहना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि बादशाह सभी मामलों में उनकी बात माने। अकबर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि उसका आदेश सभी लोग माने। अकबर इस स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी उपाय किया। उसके दरबार में ईरानी अमीर भी थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। उसने इन ईरानी अमीरों को बढ़ावा और समर्थन दिया। उससे खुश होकर इन लोगों ने अकबर को पूरा सहयोग दिया। इसका साथ लेकर अकबर ने तुरानी अमीरों को नियंत्रित किया। अर्थात अकबर के दरबार में 2 गुट थे। एक गुट जो बाबर के साथ भारत में आए थे वो तुरानी थे, तुर्किस्तान से आए हुए थे। और दूसरा ग्रुप जो ईरान से आए हुए थे वो हुमायूं के साथ वो ईरानी थे। ईरानी और तुर्रानी 2 गुट था। तुर्रानी गुट मनमानी करते थे तो अकबर ने ईरानी गुट की सहायता से इन तुर्रानियों पर नियंत्रण स्थापित किया। आप चीज़ समझ गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को अमीर बनाने की कोशिश। आगे ऐसी कोई समस्या खड़ी न हो, इसलिए अकबर ने कुछ और उपाय किए। उसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अमीर बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि राज्य मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान के शक्तिशाली और मजबूत लोगों का समर्थन लेना जरूरी होगा। ऐसे 2 सामाजिक वर्ग थे, एक राजपूत और दूसरे जमीन और संपत्ति वाले मुसलमान परिवार, जो कई सदियों से भारत में रह रहे थे।
दूसरी बात यह कि बादशाह यह भी सोच रहा था कि अगर वह किसी नए समूह को प्रशासन में शामिल करेगा तो वह समूह हमेशा बादशाह का समर्थन करेगा। इस सोच के साथ उसने भारतीय मुसलमानों को दरबार में ऊंचा स्थान दिया। इस नए वर्ग को वह अपने समर्थन से धीरे धीरे मजबूत बनाता गया। इसका असर यह हुआ कि ईरानी और तुरानी अमीर दोनों नियंत्रित रहे। अर्थात ईरानी और तुरानी के अतिरिक्त अकबर इस प्रयास में थे कि भारत में जो मजबूत वर्ग थे, अर्थात खास करके भारतीय मुसलमान जो बहुत पहले से भारत में जमे हुए थे और काफ़ी मजबूत स्थिति में थे, उनको भी वो अपने शासन व्यवस्था में शामिल किया, उनको भी उन्होंने मजबूत बनाया। साथ ही साथ राजपूत और अन्य जो मजबूत वर्ग थे उनको भी उन्होंने अपने शासन का हिस्सा बनाया, क्योंकि वह जानता था कि भारत में मजबूती से शासन करने के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, चलाने के लिए इन लोगों का समर्थन आवश्यक है। तो भारतीय मुसलमानों को अमीर बनाने से जो उसके दरबार में ईरानी और तुरानी जो दो गुट थे, ये दोनों भी नियंत्रित रहे। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजपूतों को अमीर बनाने की कोशिश। भारत के इस शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक वर्ग का समर्थन मुगल शासन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अकबर ने यही सोचकर इससे दोस्ती का प्रयास प्रारंभ किया। राजपूत अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उसने राजपूतों को सैनिक विजय और विवाह संबंध की नीतियों को अपनाकर अपने अधीन किया। अकबर ने राजपूत राजाओं के सामने यह बात रखी कि अगर वे उसके अधीन हो जाते हैं तो वह उनके राज्य में उन्हें राज करने देगा और मुगल साम्राज्य में उन्हें अमीर बनाया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों में उन्हें जागीर भी दी जाएगी। कुछ राजपूत राज्य इस प्रस्ताव को मानकर मुगल अमीर बन गए। इस तरह अकबर राजपूतों को अपना समर्थक बनाया। उनके धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए तथा बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। 1564 में जजिया कर लेना भी बंद कर दिया। क्षमा करेंगे साथियों। अब देख सकते हैं कि राजपूतों को अमीर बनाने की कोशिश। अकबर इस बात से परिचित था कि राजपूतों की जो भूमिका है भारत में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तत्कालीन समय में राजपूत बहुत मजबूत स्थिति में थे, तो उन्होंने राजपूतों को सैनिक विजय और उनसे वैवाहिक संबंध, कुछ वैसे वैवाहिक संबंध का उदाहरण बहुत कम है, दोस्ती के माध्यम से राजपूतों को अपने शासन का हिस्सा बनाया और उन्हें अपना अमीर बनाया। जागीर भी दी उन्हें, और इन सब माध्यमों से उन्होंने राजपूतों का समर्थन प्राप्त किया। और अधिकांश हिंदुओं की भावना को सम्मान करते हुए अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा पर कर जो लगाया गया था इससे पहले, इसे समाप्त कर दिया गया। और 1564 में जजिया कर आप जानते होंगे साथियों, गैर हिंदुओं से लिया जाता था, इसे भी अकबर ने बंद कर दिया। मुगल प्रशासन एवं मनसबदार। मुगल साम्राज्य एवं प्रशासन की नींव अकबर ने सुदृढ़ की। उसी के समय और शक्ति दोनों थी, उसी के पास समय और शक्ति दोनों थी, जिसके कारण वह ऐसा कर सका। राज्य में मौजूद गांवों और शहरों का प्रशासन पहले जैसा ही रहा। अकबर ने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में लागू किया, इसकी जानकारी उसके दरबार में रहने वाले अबुल फजल की रचना अकबरनामा और आईन अकबरी से मिलती है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें सूबा प्रांत कहा जाता था। इसका प्रमुख सूबेदार कहलाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों कार्य करता था। अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। सूबा सरकार में विभक्त था, जो आज के जिलों से कई गुना बड़ा होता था। सरकार जिला आज की तरह कई परगनों प्रखंडों में बटा था, यह भी आज के प्रखंड से काफ़ी बड़ा होता था। तो साथियों, यहाँ मुगल प्रशासन और मनसबदार, इस फैक्ट को समझाया गया है कि जो मुगल प्रशासन था उसे अकबर ने काफ़ी सुदृढ़ किया, क्योंकि अकबर के पास समय भी था और शक्ति भी थी। उनकी नीति भी अच्छी थी, सहिष्णुता की नीति उन्होंने अपनाया। दूसरे धर्म हिंदुओं के प्रति भी वो सहिष्णु रहे। और जो शासन व्यवस्था था वो उनके दरबार में रहने वाले एक इतिहासकार अबुल फजल की रचना है अकबरनामा और एक उनका आईन अकबरी। अकबरनामा और आईन अकबरी से अकबर के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अबुल फजल के अनुसार जो साम्राज्य था वो
सूबा अर्थात प्रांत में बटा था और सूबा का प्रमुख सूबेदार कहलाता था। जो सूबेदार होता था वो राजनीतिक और सैनिक दोनों तरह के कार्य करता था। अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अकबर के समय 15 सूबा था, यानी 15 राज्य थे। सूबा सरकार में विभक्त था, जो आज के जिलों से कई गुना बड़ा होता था। यानी सूबा सरकार में बटा था, सरकार अर्थात जिला, लेकिन उसकी आकृति, उसका आकार बड़ा था। और आज की तरह जैसे जिला को प्रखंड में बांटा जाता है, तो प्रखंड को परगनों में बांटा गया था। तो साम्राज्य को प्रांत को अर्थात सूबा में, प्रांत अर्थात सूबा में, सूबा को जिला अर्थात सरकार में बांटा गया था और सरकार को परगनों अर्थात प्रखंडों में बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। मुगल मनसबदार। मुगल सम्राट कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन का काम देखने के लिए नियुक्त करता था। इन्हीं अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। वे बादशाह के लिए सैनिक जिम्मेवारियों को भी निभाते थे। प्रत्येक मनसबदार को उनके जात के अनुसार पदक्रम एवं वरीयता प्राप्त थी, जबकि सवार के अनुसार एक निश्चित संख्या में सेना और उससे जुड़े साजो सामान को रखना पड़ता था। इसे बॉक्स में समझाया गया है। राज्य में शांति बनाए रखने का काम भी मनसबदार करते थे। राज्य विस्तार करने के लिए बादशाह द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में ये लोग उसी सेना से सहयोग करते थे। मनसबदारों की कई श्रेणियां होती थी, अर्थात पद के आधार पर उनमें भी कुछ बड़े मध्यम दर्जे का तो कुछ छोटे होते थे। जैसे आज के अधिकारियों में भी इसी तरह का विभाजन होता है। बड़े मनसबदार को, जिनकी संख्या बहुत कम थी, को अमीर कहा जाता था। अमीरों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। 8,000 रुपया महीने से 45,000 रुपया महीना तक वेतन प्राप्त करने वाला अमीर होता था। निम्न स्तर के मनसबदार के नकद वेतन मिलता था, मगर उच्च स्तर के मनसबदार को जागीरें प्रदान की जाती थी। यह जागीरदार भी कहलाते थे। जागीर के अंतर्गत इन्हें निर्धारित लगान वाली भूमि आवंटित की जाती थी, जिसकी लगान ये प्राप्त कर अपना खर्च पूरा करते थे। अर्थात मनसबदार एक पद था साथियों। मनसबदार मुगल साम्राज्य में जैसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, तो वो मनसबदार कहलाते थे। और अकबर ने बहुत सारे मनसबदारों को नियुक्त किया था। इनका सैलरी अलग अलग थे। कुछ बड़े मनसबदार थे, कुछ छोटे मनसबदार थे, अलग अलग। बड़े मनसबदार को जागीर प्रदान किया जाता था, अर्थात लगान वाली भूमि दी जाती थी। उस भूमि का लगान वो मनसबदार वसूलते थे। कुछ छोटे मनसबदार को नगद वेतन ही दे दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था अकबर ने की थी, अर्थात मनसबदारी प्रथा उसको कहा जाता है। मनसबदारी में दो चीज महत्वपूर्ण था। प्रत्येक मनसबदार में जात के अनुसार पदक्रम जात के अनुसार एवं वरीयता जात के अनुसार, जबकि सवार के अनुसार एक निश्चित संख्या में सेना। दो बात थी, जात और सवार। पदक्रम का जो और वरीयता का जो आधार था वो जात, और सवार जो था वो जाति वाली बात नहीं है साथियों, वो टर्म है। जात अर्थात पदक्रम एवं वरीयता, जिसका जो रहेगा उसके अनुसार, और सवार के अनुसार उसे एक निश्चित संख्या में सेना रखना होता था। अब यहाँ बॉक्स में कुछ बातें लिखी, उसको देखते हैं। मुगल मनसबदार जिनका 5,000 जात का मनसब होता था, उसे 30,000 प्रति माह वेतन मिलता था। 5,000 जात मतलब 30,000, 6 गुना 30,000 वेतन मिलता था। उन्हें 340 घोड़े, 5,000 जात वालों को क्या क्या रखना पड़ता था? 340 घोड़े, 100 हाथी, 800 ऊंट, 100 खच्चर तथा 160 गाड़ियां रखनी होती थी। इसके अलावा घुड़सवार एवं पैदल सैनिक भी रखने पड़ते थे। यह उदाहरण मनसबदारों के सैनिक दायित्व को बताता है। तो समझ गए होंगे साथियों, मनसबदार रैंक था, पद था, मनसब, उसके अनुसार बड़े और छोटे। बड़े मनसबदार को जागीरदार या अमीर भी कहा जाता था, इसे भी याद रखेंगे। बड़े मनसबदार को अमीर कहा जाता था, यानी 8,000 रुपया से 45,000 रुपया महीने तक वेतन प्राप्त करने वाला अमीर होता था। जिन्हें जागीर दिया जाता था, अर्थात लगान वाली भूमि दी जाती थी, वो जागीरदार कहलाते थे। याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने मित्र और सलाहकार अबुल फजल को अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल ने 3 भागों में यह रचना लिखी, जिसका नाम अकबरनामा था। प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरे में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, जिसका नाम आईने अकबरी है।
इसमें प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वर्णन है। अर्थात अकबरनामा एक पुस्तक है जिसके लेखक अबुल फजल है, और अकबर ने ही अबुल फजल को अपने साम्राज्य का इतिहास लिखने के लिए कहा था। अबुल फजल में 3 भाग अर्थात खंड है। अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है उसमें 3 खंड है। अकबरनामा के 3 खंड है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, यानी अकबर से पहले वाले बादशाहों का वर्णन है, और दूसरे में अकबर के शासनकाल का वर्णन है जिसका नाम आईने अकबरी है। तो आईने अकबर, आप देखते होंगे कि अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों के लेखक अबुल फजल हैं। इस बात को आप जानिए कि आईने अकबरी अकबरनामा का ही दूसरा भाग है। पहले भाग में उनके पूर्वजों का वर्णन है और दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का इतिहास है जिसका नाम आईने अकबरी है। तो आप समझ गए होंगे साथियों। और इसके अतिरिक्त जो अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति इत्यादि का वर्णन है। इस बात को आप याद रखेंगे। मनसबदारों का प्रशासन में क्या स्थान है, इसको बताने के लिए जात और सवार नामक 2 संख्या सूचक शब्द अपनाए गए। जात और सवार मनसबदारों की स्थिति को बताने के लिए संख्या सूचक शब्द है। इनमें जात की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही बड़ा अधिकारी माना जाएगा। जात की संख्या अधिक तो बड़ा अधिकारी, उसी के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाता था। इसी तरह सवार की संख्या निश्चित होती थी। इसके अंतर्गत किसी मनसबदार को कितना पैदल सैनिक, कितने घोड़े और सवार तथा हाथी रखना है, यह तय किया जाता था। जात के अनुसार वेतन तय किया जाता था और सवार के अनुसार उसकी सेना कैसे रखना, कितने सेना रखना है, कितने घुड़सवार रखना है, कितने पैदल सैनिक रखना है। वो सैनिकों की संख्या को बताने के लिए सवार और वेतन को बताने के लिए, पद क्रम को बताने के लिए जात शब्द का उपयोग किया जाता था। इसे आप याद रखेंगे साथियों। मनसबदारों को वेतन के रूप में भूमि दिया जाता था जिससे वे राजस्व एकत्रित करते थे। मनसबदारों को दी गई भूमि जागीर कहलाती थी। इसमें जमीन से प्राप्त आमदनी का आकलन ठीक से किया जाता ताकि मनसबदारों के लिए निर्धारित वेतन उससे प्राप्त हो जाए। इस तरह मनसबदार जागीरदार भी बन जाते थे। इसका पद वंशानुगत नहीं था। मनसबदारों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। इसमें प्रांत प्रमुख, सूबेदार और बड़े मनसबदारों की सिफारिश भी चलती थी। ज़्यादातर मनसबदार अपने जीवन काल में यह प्रयास करते थे कि किसी तरह से अपने लड़के को भी मनसबदार बना दे। इसके लिए प्रभावशाली लोगों को कीमती उपहार भी उनके द्वारा दिए जाते थे। समझ गए होंगे साथियों। अब मनसबदार को ही कभी कभी को जमीन मिल जाती थी, लगान वाली भूमि, तो जागीरदार कहलाते थे। और मनसबदारों की नियुक्ति वंशानुगत नहीं थी। इसकी नियुक्ति में प्रांत का जो प्रमुख होता था, सूबा का प्रमुख, सूबेदार और बड़े बड़े मनसबदार, इनकी भूमिका चलती थी, अर्थात उनकी सिफारिश चलती थी, अर्थात पैरवी कर सकते हैं। और मनसबदार सब ये प्रयास करते थे कि किसी तरह से हमारे लड़के को भी, हमारे बेटों को भी मनसबदारी प्राप्त हो जाए। जैसे आज भी लोग प्रयास करते रहते हैं कि हमें हमारे बाद हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए, उसके लिए सिफारिश करते हैं। इसी तरह की सिफारिशें थोड़ी बहुत चलती थी। इसके लिए वो बड़े सूबेदार को, मनसबदार को उपहार देते थे ताकि उनके लड़कों को भी मनसबदारी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं साथियों। राज्य की आमदनी, खेती-बाड़ी और किसान। राज्य की आमदनी मुख्य रूप से खेती की उपज पर जो कर लिया जाता था उससे होती थी। खेती का काम छोटे किसानों द्वारा किया जाता था। किसानों से कर गांव में रहने वाले ग्राम प्रमुख या स्थानीय सरदारों द्वारा लिया जाता था। किसानों से उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने तय किया था। उसे खेती लायक भूमि का सर्वेक्षण किया उसने खेती लायक भूमि का सर्वेक्षण किया और उसी के आधार पर नगद रूप में तय किया गया था। यह मोटा मोटी उपज का 3 से 6 भाग तक होता था। जमीन को 4 भागों में बांटा गया। सबसे अच्छा पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी। प्रति, जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती होती थी। चाचर, जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती थी। और बंजर, लंबे समय तक बिना बुआई वाली जमीन। लगान भी इन 4 पर अलग अलग था। राज्य खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण सहायता देता तथा सिंचाई के साधनों को निर्मित कराता था। किसान मुख्यतः चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और कुछ सब्जियां उपजाते थे। जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसका खर्च भी बढ़ता गया
उसे पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर लगान का बोझ बढ़ाया गया। इस कारण से किसानों के हालात और ख़राब हुए। उसके पास लगान देकर बहुत कुछ बचता नहीं था जिसे वे अगले साल तक बचा कर रख सके। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्य की आमदनी का मुख्य आधार खेती बाड़ी था। तो किसानों से टैक्स लिया जाता था। किसानों से कितना टैक्स लिया जाए, ये अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल, याद रखिएगा, अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो राजा टोडरमल था, वही तय करते थे। वो खेती लायक भूमि का सर्वेक्षण भी करते थे और मोटा मोटी 3 से 6 भाग तक वो टैक्स लेते थे। जो उपज होता था उसके 3 से 6 भाग तक टैक्स के रूप में वो लेते थे। और जमीन को 4 भाग में बांटा गया था। पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी। परथी, जिसमें 1 साल के अंतराल पर खेती होती थी। चाचर, जिसमें कुछ अंतराल पर फिक्स नहीं था, कुछ अंतराल पर खेती होती थी। और बंजर भूमि, जो बहुत लंबे समय तक खेती नहीं होती थी। तो लगान भी अलग अलग प्रकार की भूमि पर अलग अलग थी। साम्राज्य के विस्तार में बहुत सारे खर्चे आए। इसे पूरा करने के लिए किसानों पर कर का बोझ भी बढ़ाया गया। किसानों की स्थिति खराब भी हुई। उनके पास जो अपने भविष्य के लिए बचाने के लिए कुछ नहीं बचता था। आगे बढ़ते हैं साथी। आम लोगों का जीवन। मुगल काल में जनसाधारण के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे, जिनमें से कई लोगों ने भारत की संपत्ति और समृद्धि तथा शासक वर्ग के शान शौकत के जीवन के साथ साथ जनसाधारण जैसे किसानों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं को बनाने वाले दस्तकार और मजदूरों की गरीबी से भरे जीवन का भी चित्रण किया है। सामान्य आदमी कितना कम कपड़ा पहनते थे, इस बात का जिक्र बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तजु के बाबरी में किया। उसने कहा कि यहाँ किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते हैं। इसके बाद वह उस लंगोट का वर्णन करता है जो पुरुष पहनते थे तथा महिलाओं की साड़ियों का भी वर्णन करता है। लोगों के द्वारा जूतों का कम प्रयोग किया जाता था। जहाँ तक मकान और उसमें मौजूद सामानों की बात करें तो घर मिट्टी का बना होता था, फूस से ढका जाता था। उसमें सामान्यतः एक कमरा और एक ही बरामदा होता था। मिट्टी के ही बने कुछ बर्तन होते थे। एक चारपाई और बांस की बनी चटाई रहती थी। तांबे तथा अन्य धातुओं के बर्तन इनकी पहुंच से दूर था। खाद्य पदार्थों में चावल, बाजरा और दाल प्रमुख था। बंगाल और समुद्र के तटीय इलाकों में मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ था। उत्तर भारत में गेहूं और मोटे अनाज की रोटी तथा दाल प्रमुख भोजन था। लोगों के द्वारा भरपेट भोजन रात में ही खाया जाता था। खाद्यान्नों की अपेक्षा तेल, घी सस्ते थे, इसलिए लोगों का वह प्रमुख भोजन था। चीनी तथा नमक थोड़े महंगे होते थे। इस प्रकार यद्यपि आम आदमी के पास कपड़ों की कमी थी, लेकिन खाना अच्छा खाते थे। गाय और भैंस लोग अधिक संख्या में रखते थे, इसलिए दूध घी उन्हें काफ़ी मिलता था। लोगों के जीवन का आधार खेती था और वह वर्षा के ऊपर निर्भर करता था। प्रतिवर्ष खेती होता था तो किसानों को खाने के लिए मिलता, नहीं तो अकाल की स्थिति में पिछला साल का कुछ ही भी बचा नहीं रहता जो वे खा सकते थे। लगान जब नगद में देना तय हुआ तो किसानों की स्थिति और खराब होने लगी। लगान देने के दबाव में मंडी में उनका अनाज सस्ता बिक जाता था। कुल मिलाकर गाँव में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों का जीवन बहुत गरीबी में बीतता था। तो साथियों, भारत में मुगल काल में आम लोगों का जो सामान्य जीवन है, इसकी चर्चा बाबर के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा है। याद रखिएगा, बाबर का आत्मकथा है तजु के बाबरी। उसमें इन्होंने भारतीय समाज का चित्रण किया है, उसके बारे में बताया है। और वस्त्र के बारे में कहा है कि काफ़ी अभाव था। करीब करीब लोग नंगे रहते थे। खास करके पुरुषों में लंगोट का प्रचलन था और महिलाएं साड़ी पहनती थी। जूतों का घोर अभाव था। जूते का प्रयोग नहीं के बराबर होता था। घर की स्थिति भी कच्ची होती थी, फूस से ढका जाता था उसे। ऊपर से एक कमरा और एक बरामदा का होता था। मिट्टी के बर्तन होते थे। चारपाई बांस की चटाई होती थी। तांबे तथा अन्य धातुओं का जो पहुंच सामान्य लोगों से बहुत दूर था। सब तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का भी खाद्य उपयोग करते थे। उत्तर भारत में गेहूं, मोटे अनाज, रोटी, चावल, इन सब का प्रयोग होता था। सारी बातें लिखी हुई है, हमने चर्चा भी की है। दूध, दही, घी इत्यादि चूंकि पशुपालन होता था तो उस पर्याप्त मात्रा में मिलता था। भोजन की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन वस्त्र का घोर अभाव था। लगान जब नगद रूप में देने की बात आई तो किसानों ने मंडी में बहुत सस्ते भाव में अपने अनाज बेचते थे। इससे उनकी स्थिति और भी खराब होती थी। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसे देख लेंगे, निश्चित रूप से समझ भी गए होंगे।
मुगलों की धार्मिक नीति और भारतीय लोगों के साथ उनका मिलन। अकबर ने भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए बहुसंख्यक भारतीय हिंदू लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए धार्मिक स्तर पर मेल जोल की नीति अपनाई। अकबर ने अपने राज्य को स्थायी बनाने के लिए भारतीय लोगों की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी के तहत अकबर ने एक नवीन धार्मिक नीति सुलह-ए-कुल सर्वत्र शांति को अपनाया। यह नीति सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के विचार और नीति को अपनाने में अकबर की मदद की। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस नीति को अपनाया। औरंगजेब के काल में धार्मिक स्तर पर मेलजोल बनाए रखने की नीति राजनीतिक स्थिति के कारण खंडित हुआ। अकबर ने समाज में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को रखने के लिए एक नई नीति अपनाई, जिसे हम दीन-ए-इलाही के नाम से जानते हैं। सभी धर्मों के सार को लेकर उसने इस नई नीति का प्रतिपादन किया। साथियों, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। अकबर एक सहिष्णु शासक था, धर्म सहिष्णु था। उन्होंने बहुसंख्यक जो भारत में हिंदू समाज के लोग थे उनके साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया और उन्होंने एक धार्मिक नीति चलाई। नीति थी उनकी सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल अकबर के द्वारा एक धार्मिक नीति था। इसका अर्थ था सर्वत्र शांति, अर्थात शांति का उन्होंने प्रयास किया। यह उनकी नीति जो थी वो सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। इसके अतिरिक्त अकबर ने एक धर्म भी चलाया, दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था जिसमें वो सभी धर्मों का सार था। सभी धर्मों का जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको लेकर अकबर ने एक धर्म चलाया, दीन-ए-इलाही। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में शांति की नीति रही, उतना स्थिति खराब नहीं हुआ, धार्मिक सहिष्णुता थी। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कारण औरंगजेब के काल में ये व्यवस्थाएं खंडित हुई और दोनों धर्मों के बीच स्थिति खराब हुई। खास करके सिखों के साथ भी आप देखेंगे, इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत सारे संघर्ष हुआ। तो औरंगजेब के काल में राजनीतिक स्थिति के कारण स्थितियां खराब हुई, लेकिन अकबर ने शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं साथियों। जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य। 1605 में अकबर के मरने के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना। उनका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। इस समय अधिक युद्ध नहीं हुआ, फिर भी उसने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। बंगाल पर मुगल सत्ता को इसने और मजबूत किया। मेवाड़ के राणा के साथ अस्थायी शांति स्थापित की। पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया तथा अहमदनगर राज्य के साथ शांति समझौता किया। जहांगीर के लिए सबसे सुखद रहा कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। सुखद नहीं साथियों, दुखद। जहांगीर के लिए सबसे दुखद रहा कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। वो अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। इसके तहत उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिसमें घंटियां बंधी होती थी। यह राजमहल की दीवार से लटका दिया जाता था। उसने यह घोषणा करवाई कि किसी के साथ सरकार अथवा अधिकारी अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है तो वह इस जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद सुना सकता है। इसका आम आदमी पर कितना असर हुआ यह पता नहीं, राजधानी के लोग इसे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। तो साथियों, आप यहाँ देखेंगे कि जहांगीर के समय भी व्यवस्था ठीक ठाक रही। अकबर के मरने के बाद शांतिपूर्ण शासन रहा। अधिकांश क्षेत्रों पर उनका शासन बना रहा। मेवाड़ के साथ भी शांति की नीति अपनाई। पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर भी अपना अधिकार बनाए रखा। अहमदनगर राज्य के साथ शांति समझौता कर लिया। लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके समय का जो दुखद बात था कि कंधार का क्षेत्र, अफगानिस्तान के अंतर्गत कंधार का क्षेत्र जो पहले मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, वो जहांगीर के शासनकाल में ही उससे छिन गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्याय की जंजीर बनाई थी, सोने की एक जंजीर जिसे राजमहल की दीवार पर लटका दिया था। वो न्याय की जंजीर के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। वो जहांगीर से जुड़ा हुआ है। न्याय की जंजीर पूछेगा किस मुगल बादशाह से जुड़ा हुआ है, तो जहांगीर से। उसके बाद जो उसकी बात नहीं मानता था, उसके साथ अगर गलत होता था तो लोग उस न्याय की जंजीर को खींचते थे। तो पूरे राज्य के लोग तो नहीं, लेकिन राजधानी में रहने वाले लोग निश्चित रूप से इसका लाभ उठाए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1628 में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। आम लोगों के बीच वह ताजमहल के निर्माता के रूप में लोकप्रिय है। बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के विद्रोहों को उसने दबाया। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे
दक्षिण भारतीय राज्य को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण किया। कंधार को एक बार पुनः अपने अधिकार में किया, लेकिन वह स्थायी नहीं रह सका। असम के कामरूप क्षेत्र पर अधिकार किया। इस प्रकार उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य और मजबूत हुआ। मुगल राज्य की सीमाएं भी इस समय बढ़ी। राजनीतिक रूप से शाहजहां का काल मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा, यद्यपि मध्य एशिया के अभियान द्वारा प्राप्त क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। साथियों, शाहजहां 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शासक बना। ताजमहल के निर्माता के रूप में उसे लोग जानते हैं और महलों का राजकुमार भी कहा जाता है। शाहजहां को बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के विद्रोह को उसने दबाया। बीजापुर, गोलकुंडा जैसे क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया में बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण किया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रह सका। कंधार को भी अपने अधिकार में लिया, लेकिन वह भी अस्थायी नहीं रह सका। असम में कामरूप का क्षेत्र है, उस पर भी उन्होंने अपने अधिकार बनाया और मुगल की सीमाएं बहुत हद तक सुरक्षित रही, बढ़ी भी उस समय, और शासनकाल शांतिपूर्ण भी रहा। औरंगजेब का शासनकाल 1656 में बादशाह शाहजहां की बुरी तरह बीमार पड़ गया। 1656 में बादशाह शाहजहां बुरी तरह बीमार पड़ गया। सब लोग ये मानने लगे कुछ दिनों में वह मर जाएगा। शाहजहां को 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। चारों बादशाह बनना चाहते थे। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर उसके बाकी के 3 लड़कों ने इस बात को नहीं माना। सब अपनी अपनी सेना लेकर तख्त पर अधिकार के लिए आगरा की ओर चल दिए। भाइयों के बीच कई युद्ध हुए। अंत में औरंगजेब सफल रहा। वो अपने पिता के जीते जी शासक बन गया। शाहजहां को उसने 8 वर्षों तक कैद में रखा। इसके कारण उसकी आलोचना होती है। साथियों, अब देखेंगे कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां दारा को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। दारा सिको पढ़ेंगे आप डिटेल में आगे, लेकिन इससे उनके 3 पुत्र नाराज हुए। सभी में युद्ध होता गया, सभी आपस में लड़े। अंततः औरंगजेब की विजय हुई और औरंगजेब शासक बना, और उन्होंने अपने पिता को 8 वर्षों तक कैद में रख दिया, आगरा के किले में बंद कर दिया। इसके कारण इसकी खूब आलोचना भी होती है। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य असम को अपने अधीन किया, लेकिन यह अस्थायी रहा। दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को 1686-87 ईस्वी में मुगल राज्य में मिला लिया। इस प्रकार औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। राज्य के इस विस्तृत रूप ने कई नई समस्याएं औरंगजेब के समक्ष खड़ी कर दी। इसमें एक था वेतन के मद में मिलने वाले जागीरों की कमी, क्योंकि प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप साम्राज्य फैलने के साथ काफ़ी बढ़ गया था और उसके लिए जागीर कम पड़ने लगी। इससे पूरे राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया। इसके परिणाम घातक रहे, जो आगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारकों में महत्वपूर्ण हो गया। औरंगजेब ने बहुत बड़ी, अगर कहा जाए तो मुगल साम्राज्य सबसे बड़े क्षेत्र पर फैल गया औरंगजेब के समय में। 1663 में अहोम, जो कि असम में उत्तर पूर्वी भारत में, उसको भी अपने अधीन कर लिया। 1686-87 में बीजापुर और गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया औरंगजेब ने। अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक विशाल साम्राज्य हो गया। लेकिन ये विशाल साम्राज्य अब प्रशासनिक रूप से इन सब इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। मनसबदारों को जागीर कम पड़ने लगी सबको देने के लिए, और इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण करना उन्होंने तो अपने क्षेत्र में तो मिला लिया, लेकिन नियंत्रण ठीक से नहीं कर पाया। और मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को तो बढ़ाया, लेकिन उस पर ठीक से नियंत्रण अपने साम्राज्य पर नहीं रख पाया। आगे बढ़ते हैं साथियों। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। पतन के कुछ कारक तो 17वीं सदी में ही प्रस्तुत हो चुके थे, पर वास्तविक कमजोरी 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। उसके उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य को संभाल पाने में सक्षम नहीं थे। इसके साथ अन्य समस्याएं भी थी। एक शासक के मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष सामान्यतः होता था। इसमें धन और सैन्य शक्ति नष्ट होती गई। प्रभावशाली पदाधिकारी इस स्थिति में किसी एक राजकुमार के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधना चाहते थे। वस्तुतः मुगलों के परवर्ती शासक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के हाथ के कठपुतली थे।
इसने संपूर्ण प्रशासन को गुटों में विभक्त कर दिया। शासकों के कमजोर होने पर महत्वपूर्ण प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगे। पतन का एक मौलिक कारण आर्थिक कठिनाइयां थी। इस समय 1707 के बाद न तो पर्याप्त धन बचा था और न ही जागीर जो अधिकारियों को दी जाती। जमींदार असंतुष्ट थे क्योंकि मनसबदार का उन पर कठोर नियंत्रण था। वे समझने लगे कि ये लोग आमदनी का बड़ा भाग स्वयं रख लेते हैं, अतः उनका मनसबदारों से संघर्ष हुआ। लगान की दर ऊंची होने के कारण किसान अधिकाधिक गरीब होते गए, अतः उसने जमींदारों के साथ विद्रोह किया। चूंकि मुगलों का संघर्ष कई जगहों पर चल रहा था, अतः उन्हें धन की जरूरत थी जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इससे आर्थिक संकट अत्यधिक बढ़ गई। मुगल प्रशासन भी अक्षम होता जा रहा था। मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हो गए थे। उनकी संख्या अकबर के समय से 3 गुना बढ़ गई। वे लगान वसूली का पूरा हिसाब राजा को नहीं देते थे। सैनिकों की संख्या भी उन्होंने घटा दी। उनका स्थानांतरण भी अब नहीं होने लगा, इसलिए वे स्थानीय सरदारों के समान व्यवहार करने लगे थे। मनसबदारों की बढ़ती संख्या के कारण उनको वेतन के रूप में मिलने वाली जागीर की कमी हो गई। उनमें जागीर प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई। प्रत्येक अधिकारी इसी प्रयास में लगा रहता था कि अच्छी जमीन उसे मिले। जागीर पर नियंत्रण भी अस्थायी होता था क्योंकि प्रशासक एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र कर जागीर की अदला बदली करवा देते थे। इस प्रकार जागीर का यह संकट संपूर्ण मुगल साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। मुगलों का सैनिक क्षमता और शक्ति भी कमजोर हो गया था। अब उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया था। सेना की निपुणता पहले जैसी नहीं रही। किसी समय मुगलों का तोपखाना विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन अन्य सेनाओं की तुलना में अब यह तकनीकी रूप से पिछड़ गया। बंदूकों और तोपों के उन नवीनतम नमूनों में मुगलों की अब कोई रुचि नहीं रह गई थी जिसका प्रयोग संसार के अन्य देश कर रहे थे। सैनिकों को प्रशिक्षण देने के स्थान पर वे विदेशियों को अपनी तोपों को चलाने के लिए नियुक्त कर संतुष्ट हो जाते। उन्होंने नौसेना के विकास की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इनको यूरोपीय देशों के आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी। यूरोपियों के नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था। वहाँ के विचारशील व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करके नवीन अनुसंधान कर रहे थे। मुगल कालीन भारत इस नवीन खोजों की ओर पूर्णतः उदासीन रहा। अभिजात वर्ग के लोग और धनी व्यापारी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही रुचि लेते थे। इस विलासितापूर्ण जीवन से 18वीं शताब्दी में देश का चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया। अभिजात कुल के लोग अपना समय आलस्य और शराब पीने में नष्ट कर देते थे। मुगल शासकों के समक्ष अपनी ही परेशानी एवं समस्या बहुत अधिक थी, तभी उन पर उत्तर पश्चिम से भी हमले किए जाने लगे। इन आक्रमणों ने मुगलों की शक्ति को समाप्त कर दी। पहला आक्रमण सन 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने किया और राजधानी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। मुगल उसके सामने झुक गए। उसने भारत से मनचाहा धन लूटा। समकालीन लेखकों ने लूट का विवरण देते हुए बताया है कि नादिर शाह ने 60 लाख रुपये, हजारों सोने के सिक्के और 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, 50 करोड़ के हीरे जवाहरात, जिसमें शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त ए ताउस, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, और कोहिनूर हीरा भी शामिल था, लूटा गया। मयूर सिंहासन बेशकीमती रत्नों से बना था। लूट का यह विवरण भारत की संपन्नता को भी दर्शाता है। नादिर शाह के बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने भी कई आक्रमण किया। इसने मुगलों के साथ साथ प्रमुख भारतीय शक्ति मराठों को भी कमजोर किया। इन आक्रमणों के बाद मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गया। मुगल साम्राज्य किसी तरह 1857 ईस्वी तक बना रहा, लेकिन इसकी शक्ति नए क्षेत्रीय राजाओं में विभक्त हो गई। इस तरह मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। राजधानी दिल्ली एक कमजोर नगर रह गया, परंतु उस संस्कृति और जीवन के उन तरीकों का जो मुगल साम्राज्य के वैभव और विलास के अंग थे का अंत नहीं हुआ। उसकी वैभवशाली परंपरा उसके अवशेष पर पैदा हुई शक्तियों के पास पहुंच गई, जो 18वीं शताब्दी में उदित हुई थी। इस सदी का इतिहास इन्हीं राज्यों या क्षेत्रीय शक्तियों का इतिहास है। इन राज्यों में मुगल वैभव की झलक अब भी देखी जा सकती थी। इन राज्यों के विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। साथियों, आपने देखा कि मुगल के पतन के कई कारण थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे पहले तो कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। इसके अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, आपस में ही सत्ता के लिए संघर्ष करते थे मुगल, यानी औरंगजेब के बाद वाले जो मुगल थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। बहुत धन और शक्ति उसमें नष्ट होती गई। इसके अतिरिक्त गुटबाजी भी चलता था। मनसबदारी प्रथा बहुत विस्तृत हो चुका था। मनसबदारों को ठीक से वेतन नहीं मिलता था। मनसबदार सब स्वतंत्र होने लगे अपने आप को। कई तो औरंगजेब के समय में ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए, स्वतंत्र घोषित कर दिए। इसके अतिरिक्त आपने देखा बहुत सारी संख्याएं जो दुनिया नए ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ रही थी। सैनिक क्षमता में
नई नई चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, मुगलों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ज्ञान विज्ञान के प्रति उदासीन रहा। जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसमें एक रूपता नहीं थी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसी चीज़ जिसकी हमने चर्चा की है। आपने देखा कि नौसेना जो उस समय अब महत्वपूर्ण रूप ले रहा था, नौसैनिक शक्ति पर मुगलों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। विदेशियों का उत्तर पश्चिम भाग से 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, लगातार विदेशियों का आक्रमण होता रहा। भारत में उन्होंने बहुत लूटपाट मचाया, मुगलों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। हालांकि 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर के बारे में आपने सुना होगा, वो भी मुगल वंश से ही संबंध रखते थे। चला, लेकिन बहुत कमज़ोर स्थिति में, और इसका फायदा उठाकर भारत में आपने देखा कि यूरोपीय शक्तियों ने अपना साम्राज्य अंग्रेजों ने स्थापित किया, और फिर वो बहुत दिनों तक भारत पर राज किया। बहुत सारे कारण हैं, हमने चर्चा की, आप इसे देख सकते हैं, फिर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इस चैप्टर से बनने वाले जो प्रश्न हैं साथियों, उसको हम देख लेते हैं। हालांकि हम सबने सभी प्रश्नों को देखा है, चर्चा किया है, फिर भी मनसब एक पद था जिसमें जात और सवार होता था। जात उसके पदक्रम को बताता, और सवार वो कितनी मात्रा में सैनिक, घोड़े, पैदल सैनिक ये सब रखेंगे, इसको बताता। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर बहुत कम उम्र में शासक बना था और बैरम खां ही उनका संरक्षण करता था। सूबेदार के हेड जो होते तो गवर्नर होते थे। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है, और महाराणा प्रताप चित्तौड़ का शासक था, जिन्होंने अकबर से लगातार संघर्ष किया। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई। आप देख सकते हैं इब्राहिम लोदी और 1526, ये फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ सकते हैं। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था, तो सवार उसके सैनिक संख्या को दिखाता था। बिल्कुल। शेरशाह ने सरायों का बड़ी संख्या में निर्माण, शेरशाह आप देखते हैं मुगल सराय, दल सिंह सराय, ये सब सराय जो वर्ड है वो आराम गृह। शेरशाह ने प्रत्येक 8 किलोमीटर पर यात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए, उसके आराम करने को ध्यान में रखकर, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने सरायों का बड़ी संख्या में निर्माण करवाया था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। इसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी, और अकबरनामा का ही हिस्सा है आईने अकबरी। अकबरनामा का दूसरा खंड है, दूसरा भाग है। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अब देखेंगे कि बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। उसके बाद हुमायूं का संघर्ष शेरशाह सूरी के साथ लगातार चलता रहता है। मुगल साम्राज्य अस्थिर हो जाता है, लेकिन 1556 से 1576 ईस्वी तक अकबर ने विभिन्न अभियानों के जरिए अपने साम्राज्य को अस्थायी कर लेता है, और बहुत दिनों तक फिर मुगल साम्राज्य भारत में चलता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा साथियों। बहुत मेहनत करते हैं आप सबके लिए, संसाधन का थोड़ा अभाव है, लेकिन विषय वस्तु अच्छी है। आप सुनेंगे तो चीज़ों को निश्चित ही समझेंगे, और निश्चित रूप से आप सबका प्यार मिल भी रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।